हेलो बच्चों। अ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का ठोस अवस्था का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस इन दोनों के बीच का अंतर देखा है और कई सारे डायग्राम के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश किया है। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है पहले तो आप उस पार्ट को देखें तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये पार्ट। ओके, उसका जो लिंक है मैं आई बटन पे ऊपर की साइड देखेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो भी आप वहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो भी मैं लिंक दे दूंगा तो वहां से फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। ओके, तो आज फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। एक जस्ट सेकेंड। ओके, हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और मतलब सॉरी, ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो क्रिस्टलीय ठोस हमने पढ़ा था और अक्रिस्टलीय ठोस हमने पढ़ा था। इसमें कई सारे हमने पॉइंट देखे कि क्रिस्टलीय ठोस क्यों कहते हैं उन्हें, कि अक्रिस्टलीय ठोस क्यों कहते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, क्यों होता है ऐसा अंतर। तो पूरा डिटेल में हमने समझा था। देन आज इस पॉइंट में जो बाकी बचे हुए पार्ट है हम उनको पूरा कवर करेंगे कि अवयवी कणों के मध्य बलों के आधार पर वर्गीकरण। तो आयनिक ठोस क्या होता है, आणविक ठोस क्या होता है, सहसंयोजी ठोस क्या होता है और लास्ट धात्विक ठोस क्या होता है और किस प्रकार बने होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे क्रिस्टल के बारे में। ओके, इकाई सेल क्रिस्टल, वही एससीसी बीसीसी एफसीसी जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में हम इन चारों पॉइंट को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ एक बात और बताऊं कि इनसे संबंधित क्रिस्टलीय ठोस हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया और जो भी ये चार पॉइंट दिख रहे हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी अपन अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन आयनिक ठोस से, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस से। ओके, तो जो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण था उसमें ये तो बात हो गई, चलो ठीक है, कि क्रिस्टलीय ठोसों को अवयवीकरण के मध्य आकर्षण बलों के आधार पे चार भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस, चौथा धात्विक ठोस। से चार पार्ट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले आणविक ठोस को, जिसे अपन मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की यदि हम बात करें तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बताया है कि कोई भी ठोस होता है वो जिनसे मिलकर बना होता है वही उसके अवयवी कण कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, और इनमें अणुओं की आकृति के आधार पे कि अणु किस किस आकृति के आपस में कंबाइन हो रहे हैं उसके आधार पे हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। एक ध्रुवीय आणविक ठोस, एक अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधित। ओके, देन सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस की यदि हम इसमें बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें ध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, मतलब इसके अवयवी कण में जो ऐसे अणु जो होते हैं, देखो आणविक ठोस है तो ये अणु तो इसमें होंगे ही होंगे, ये तो बनी सी बात है। ठीक है, कि आणविक ठोस के लिए मेन तो अणु होने चाहिए अवयवी कण, लेकिन इसमें जो अणु होंगे वो हमारे ध्रुवीय अणु होंगे। ठीक है, ध्रुवीय बंध क्या होता है इसका एक वीडियो अलग से पड़ा हुआ है, वो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें भी बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन सकता है। ओके, तो इन ठोसों में अणु एक दूसरे से प्रबल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं? आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ये ठोस मुलायम, विद्युत के कुचालक तथा कम गलनांक वाले होते हैं। ये कमरे के ताप पर गैसीय या द्रव अवस्था में होते हैं। इन गैसों की हम बात करें तो ठीक है, ये कमरे के ताप है। कमरे के ताप की यदि हम बात करें तो हम कहते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक कमरे का ताप होता है। इस ताप पर ये जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये गैस अवस्था में या द्रव अवस्था में रह सकते हैं। लेके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की जब हम इसमें बात करते हैं तो ठोस SO2, ठोस अमोनिया, ठोस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे आपको पता है कि HCl आपके जो लैब में होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे होता है। NH3 भी लैब में होता है रूम टेम्परेचर पे, वो ठोसों पे नहीं होते। तो कम टेम्परेचर भी ठोस के रूप में होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक इतना कम होते हैं और ये कुचालक होते हैं विद्युत के। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो ये है आणविक ठोस। ठीक है, इनका लास्ट में एक टेबल दिखाऊंगा जिससे आसानी से चारों जो पॉइंट है ना इजी वे में एक ही पेज में याद हो जाएंगे। पहले एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद ध्रुवीय आणविक ठोस के बाद अब हम देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस को।
तो अध्रुवीय आणविक ठोस की यदि हम बात करें तो इसके अवयवी कण अणु या परमाणु दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अणु या परमाणु। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, चलिए ठीक है। तो बात हो रही थी कि अध्रुवीय आणविक ठोस अणु या परमाणु इनमें से कुछ भी इसके अवयवी कण हो सकते हैं। ठीक है, तो इन ठोसों में अणु या परमाणु आपस में एक दूसरे से दुर्बल विसरण बल, कौन सा दुर्बल विसरण बल मतलब फैलने वाला बल, या फिर लंदन बल, ठीक है, या फिर लंदन बल द्वारा जुड़े होते हैं। ये अब लंदन बल क्या होता है या फिर दुर्बल विसरण बल क्या होता है, इसका एक अलग से वीडियो बना के मैं आज मे बी 12 तारीख है तो मे बी 13 या 14 तारीख को इसका एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा जिसमें पूरा लंदन बल को एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए ये जो लंदन बल होता है ये बहुत ही वीक बल होता है, बहुत ही कमजोर बल होता है, दुर्बल बल होता है जिसे अपन कह सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा। अतः ये ठोस मुलायम विद्युत के कुचालक और कम गलनांक वाले होते हैं। जिनमें जिनमें दुर्बल बल होता है ना वो सब मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और कम गलनांक वाले होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और ये कमरे के ताप पर गैसीय या द्रव अवस्था में होते हैं। लाइक एग्जांपल देखेंगे, इसमें अक्रिय गैस और मुख्य रूप से अधातु गैस आती है। जैसे अक्रिय गैस आ गई, अक्रिय गैस में क्या क्या आता है आपको पता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ट्रिप्टोन, ये सब अक्रिय गैस में 11th में हमने देखा है। तो हाइड्रोजन इसमें आ जाता है, क्लोरीन और आयोडीन ये इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, जब ये ठोस रूप में होते हैं तब। देन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस, जो हमारा तीसरा है आणविक ठोस का, तो हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस कैसे होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने देखा है, पता है क्या, बर्फ। ठीक है, बर्फ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बंध वाले का। हालांकि इसमें अमोनिया भी इंक्लूड हो जाता है, उनमें भी क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बंध होता है, लेकिन बर्फ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बंध का। ठीक है, तो इन ठोसों में अवयवी कण सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन तीनों में से किसी जुड़ा होता है। इनसे जुड़े होने का रीजन ये है क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इनसे जुड़ता है तो वो प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाए रखता है हाइड्रोजन। और ये कमरे के ताप पर मुलायम ठोस होते हैं और ये भी विद्युत कुचालक होते हैं। जितने भी हम मुलायम ठोस देख रहे हैं ना, मुलायम ठोस, अभी लाइन से हमने पूरे आणविक ठोस को मुलायम ही देखा, तो ये सभी सभी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, एग्जाम्पल भाई ठोस H2O। तो पहला पॉइंट हमने आणविक ठोस देखा। आणविक ठोस में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस से तीनों कवर किए। आई होप कोई फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और, जो लोग नए आए होंगे उन्हें नहीं पता होगा तो मैंने बता दूं कि केमिस्ट्री का डेली क्लास चलेगा। मे बी अगर डेली नहीं चलता तो 1 डे गैप करके सेकंड डे इस टाइप से क्लास चलेगा। टाइमिंग सेम रहने वाली है, उसी टाइम पे ही हम लाइव आने वाले हैं या फिर प्रीमियम वीडियो चलाने वाले हैं। बात अगर करें इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको डाउट रहते हैं या इससे और एक्स्ट्रा जानने के लिए, आप शाम को लाइव क्लास एक चलती है ऐप पे, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप वहाँ पूछ सकते हैं, जो क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, देन बढ़ते हैं सेकंड, आयनिक ठोस के बारे में बात करते हैं। अब आयनिक ठोस के बारे में यदि हम बात करें तो आयनिक ठोस क्या होते हैं, इनके बारे में बात करें तो इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं। ठीक है, अवयवी कण कैसे होते हैं, आयन होते हैं। अब यदि हम आयन के बारे में बात करें तो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है सबसे पहले आयनिक ठोस का। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आयनिक ठोस का NaCl। NaCl आपको पता होना चाहिए कि NaCl नमक का ही फॉर्मूला होता है। नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे अपन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का क्रिस्टल भी होता है। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जब भी NaCl टूटता है तो Na प्लस बनाता है और Cl क्या बनाता है, माइनस बनाता है। तो यदि किसी क्रिस्टल में जो Na प्लस होता है वो 6 क्लोरीन से घिरा हो, कितने क्लोरीन से, 6 क्लोरीन से घिरा हो, तो उस क्रिस्टल में क्या होगा, एक क्लोरीन भी क्या होगा, वो भी 6 Na प्लस से घिरा होगा। ठीक है, और एक चीज बता दूं कि Na हमेशा क्लोरीन से घिरा रहेगा, क्लोरीन हमेशा Na से घिरा रहेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में विपरीत आवेश होता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए कि इन ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं,
आयनिक ठोसों में प्रत्येक आयन त्रिविम में मतलब 3D में निश्चित संख्या में अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, निश्चित संख्या में अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरे होते हैं, मतलब सोडियम क्लोरीन से घिरा होता है, क्लोरीन सोडियम से घिरा होता है, लेकिन निश्चित संख्या में। अतः आयनिक ठोसों में त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये त्रिविम जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, और ये आयन आपस में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, तो इनके मध्य जो बल लगता है काफी ज्यादा मजबूत लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल वही NaCl ZnS अपन लेने वाले हैं। NaCl तो मैंने बता ही दिया, तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल रहते हैं आयनिक ठोस के। आयनिक ठोस में कुछ अपन गुणों की बात कर लेते हैं कि क्या इसके गुण होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। तो ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आयनिक ठोसों के कुछ अभिलक्षण या इनके गुण, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनके अयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होने के कारण आयनिक ठोसों के गलनांक उच्च होते हैं। बल अधिक है तो ठोस भी अच्छे खासे होंगे, कठोर होंगे और गलनांक उच्च होंगे। चलिए ठीक है। द सेकंड पॉइंट, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब ये जब ठोस रूप में रहेंगे तो अपने में से करंट फ्लो होने नहीं देंगे, करंट को बहने नहीं देंगे, विद्युत धारा को जाने नहीं देंगे। लेकिन जब ये जलीय विलयन में होंगे, ठीक है, पिघले हुए होंगे, तब ये विद्युत धारा को जाने देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी वीडियो में लास्ट में इसका एक मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है इस चीज के लिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो वहां पे इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है कि ये ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक जैसे जो हाइड्रोजन बंध वाले विलायक होते हैं ना, जैसे जल, एल्कोहल, ये ध्रुवीय विलायक में आते हैं। अध्रुवीय विलायक में बेंजीन जैसे जाते हैं वो। तो ये ध्रुवीय विलायक में तो घुलनशील होते हैं, जल जैसे वाले पे हमें पता है, नमक तो पानी में घुल जाता है ना, तो ध्रुवीय विलायक में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन ये अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, ये दृढ़ मतलब कठोर, भंगुर और कम वाष्पशील। भंगुर कहने का मतलब पता है क्या होता है, यदि आप इनको किसी चीज से मारते हो हथौड़े से तो टूट जाते हैं, जैसे नमक का टुकड़ा होता है ना, इनको दबाया नहीं जा सकता, नमक के टुकड़े को आप मारोगे ऐसे तो टूट के बिखर जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके कुछ अभिलक्षण हमने देखे। देन अब आता है तीसरा, सहसंयोजक ठोस। आई होप पहला आपको समझ में आ गया होगा कि आणविक ठोस क्या होता है। जो 3 भाग में होते हैं आणविक ठोस, कौन कौन से थे, ध्रुवीय थे, अध्रुवीय थे और हाइड्रोजन बंध वाले थे। ठीक है, ये सब के सब जो तीनों के तीनों क्या थे, कोमल थे, मुलायम कह सकते हैं, जिसे अपन इनका गलनांक कम होता था, इनके मध्य जो बल होता था दुर्बल होता था। दूसरा जो हमने आयनिक ठोस देखा, आयनिक ठोस में जो आयन होते थे इनके अभिविकर्ण, आणविक ठोस में अणु होते थे, आयनिक ठोस में आयन होते थे। अब आयन में क्या होता था कि इनके मध्य प्रबल बल पाया जाता था, जिसके कारण गलनांक भी काफी उच्च होते थे और ये कठोर होते थे। नाउ थर्ड पॉइंट, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस में क्या होता है, अधातुओं के मतलब इनके जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, लेकिन अधातुओं के होते हैं। ठीक है, अधातु मतलब मोस्टली गैस वैस वाले या कार्बन को हम काउंट कर सकते हैं, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, सहसंयोजक बंध। अब जब ये सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध एक मजबूत बंध होता है। ठीक है, जिससे ये अति विशाल अणुओं का निर्माण करते हैं, मतलब बहुत सारे अणुओं को आपस में जोड़ते जाते हैं, और ये भी काफी कठोर होते हैं। एक बात बताऊं आपको मैं, लाइक एग्जाम्पल, इसका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हीरा। हीरा भी एक अधातु से बना होता है, पता है कौन सा धातु, कार्बन। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। तो हीरा इसके एग्जाम्पल में आता है और ग्रेफाइट भी इसके एग्जाम्पल में आता है, लेकिन एक बात बताऊं आपको मैं, ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस का एक अपवाद है। ठीक है, सहसंयोजक ठोस का क्या है, एक अपवाद है, कौन, ग्रेफाइट। ओके, तो हीरा, हीरा काफी कठोर होता है, ये अपने अति विशाल अणुओं का निर्माण करता है अपने साथ साथ, काफी इसका गलनांक भी काफी ज्यादा होता है, और ये विद्युत का कुचालक भी होता है। ठीक है, तो देन इसके एग्जांपल में हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड ये आ जाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड वही क्वार्ट्ज वाले ये। देन हम सहसंयोजक ठोस की बात करें तो इसमें हम एक चीज की बात करेंगे कि आयनिक ठोसों के अभिलक्षण, तो इनके गलनांक क्वथनांक अत्यंत उच्च होते हैं। समझ आएगा क्यों, कठोर होते हैं, पिघलाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, इसलिए।
देन सेकंड पॉइंट, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़ के। भाई अब ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, ग्रेफाइट इसका अपवाद है। देन नेक्स्ट, सहसंयोजी बंध एक प्रबल बंध होता है, लेकिन वही ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट कमजोर होता है काफी ना, आप उसे आसानी से तोड़ सकते हो, पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की होती है ना। सभी विलायकों में, एक सेकेंड, ये क्या लाइन आ गया, सभी विलायकों में अविलय होती है, कहने का मतलब है जो सहसंयोजक ठोस होती है, ना ही वो ध्रुवीय विलायकों में और ना ही वो अध्रुवीय विलायकों में, मतलब पानी जिसमें भी नहीं खुलते और बेंजीन टाइप के भी नहीं खुलने वाले ये। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो गलन उष्मा होती है, गलन की गुप्त उष्मा ये कह सकते हैं, गलनाते समय जो गुप्त उष्मा निकलती है इसमें से, गुप्त उष्मा 11th में गुप्त उष्मा फिजिक्स में डिटेल किए हैं, ठीक है, उसका एक वीडियो होगा, आई थिंक, नहीं होगा तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा जब फिजिक्स वाले का, तब उसमें गुप्त उष्मा को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। आपने पढ़ा होगा कि आग से जलना और भाप से जलना, तो भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि भाप जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर, जैसे पसीना बाहर निकलता है बॉडी से ना, तो उसी सूक्ष्म होल में से वो भी एंटर कर जाता है, अंदर की सेल को जलाता है, जो काफी हार्मफुल होता है, जिसका काफी ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। भाप से जलना नहीं, खाना पके रहता है तो आप नहीं, बर्तन हटाते हो, जब ढक्कन खोलते हो उसका, तो गरम गरम भाप आपके हाथ में पड़ता है, तो काफी जलन महसूस होता है। तो उष्मा की बात करें तो जो नॉर्मल उष्मा रहती है भाप की, वो कम रहती है आग की तुलना में, लेकिन उसकी गुप्त उष्मा ज्यादा होने के कारण वो काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, नुकसानदायक होता है आपके लिए। तो ये है गलन की गुप्त उष्मा, मतलब जो सेंसिटिव ठोस होता है इनकी गुप्त उष्मा ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है, जिस कारण से ये अवाष्पशील होते हैं। देन बात करते हैं अपवाद। अपवाद तो हमने बताया कि ग्रेफाइट भी एक सेंसिटिव ठोस है, किंतु यह मुलायम, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का जो यह गुण होता है ना, उसकी विशिष्ट संरचना के कारण होता है। ग्रेफाइट का विशिष्ट संरचना 11th केमिस्ट्री में एक्सप्लेन कर दिया गया है, 12th में इसका स्ट्रक्चर कोई काम का नहीं है उतना, कोई एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे इसको, वापस आप वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, तो तीसरा हमने देख लिया सहसंयोजक ठोस, ठीक है, पहला आणविक ठोस देखा, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस, एंड लास्ट हमारा है धात्विक ठोस। उसके बाद फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक टेबल भी देखेंगे ना, अच्छा खासा सारणी बनाया गया है जो आपके लिए। धात्विक ठोस, तो इन ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं फिर डिटेल में इसको अपन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें अवयवी कण होते हैं, या समुद्र में इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, आखिर समुद्र में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैं देखिए, इन ठोसों में धातु आयनों अर्थात कर्नेल तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल धात्विक बंध कार्य करते हैं। धातु परमाणुओं में से संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलकर इलेक्ट्रॉन समुद्र बनाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन समुद्र क्या होता है, मैं पहले धात्विक ठोस के बारे में बता दूं, उसके बाद मतलब इसके डिटेल बता दूं, उसके बाद मैं एक डायग्राम से दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन समुद्र क्या होता है, ठीक है, ये समझाऊंगा कैसे कैसे बनते हैं। धात्विक ठोस में मुख्य रूप से एग्जाम्पल में धातु ही आते हैं, ठीक है, कॉपर, आयरन, ठीक है, टिन, ये सब धातु धात्विक ठोस के अंतर्गत ही आते हैं, सभी धातु। तो आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सोना, चांदी, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इनके मुख्य लक्षण की बात करते हैं। ये बीच में जो मैंने स्पेस छोड़ा है, यहाँ मैं एक डायग्राम शो करूंगा, उसे समझाऊंगा ये समुद्र इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन समुद्र क्या होता है। ओके, लक्षण की बात करते हैं तो ठोस आपको पता है काफी कठोर होते हैं, दैट मीन्स का गलनांक भी उच्च होता है। और आपको पता है कि आयरन या सिल्वर या गोल्ड या कॉपर या एल्यूमिनियम, ये सब विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, अर्थात ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं। तो ये कठोर होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, तन्य होते हैं, ठीक है, तन्य आसानी से खींच लचीले होते हैं, आघातवर्धनी इनको पीटने पर इनका आकार बदल जाता है। तो आघातवर्धनी सोना चांदी को नहीं मनचाहे आकार में डालते हैं, इसी कारण से लोहे को भी पिघला के मनचाहे आकार में डालते हैं बाद में। तो धातुओं की विशिष्ट चमक भी उनमें उपस्थित मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉनिक कारण होती है, ठीक है। जो धातुओं में हम चमक देखते हैं, लोहा चमकता हुआ दिखाई देता है, नया लोहा, या सोना चमकता हुआ दिखाई देता है, वो इन्हीं कारणों से होता है, गतिशील इलेक्ट्रॉनिक कारण। और मैंने बताया इनकी गलनांक और क्वथनांक काफी ज्यादा उच्च होते हैं, क्योंकि ये कठोर होते हैं। धातुओं में प्रत्यास्थता का गुण होता है, याद होगा 11th में फिजिक्स में एक चैप्टर ही था पूरा प्रत्यास्थता का, इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिक जैसा होता है ना, तो इलास्टिसिटी पूरा एक गुण ही होता है कि किस प्रकार से किसी रबड़ को खींचते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, स्टील इलास्टिसिटी होती है।
तो ये इलस्ट्रेटिव मतलब वही खिंचाव का गुण, मतलब इनको आसानी से हाथ से मनचाहे आकार में मोड़ा जा सकता है। यदि ये कम क्वांटिटी में होते हैं, में होते हैं, तब इनको ऐसा कर सकते हैं। जैसे लोहा, पतले लोहे को भी आप मोड़ सकते हो, मे बी सोना वोना इनको आप आसानी से क्या बोल सकते हैं, खींच सकते हो। तो ये क्या होते हैं कि जब इनको आप चेंज करते हो ना, तो ये अपनी आकृति में वापस आ जाते हैं। प्रत्याशा यही कहता है कि किसी वस्तु पे आप बाह्य बल लगाओगे, और बाह्य बल मतलब जो भी बल हाथ से खींच के लगाओगे चाहे मशीन से लगाओगे, और बाह्य बल को हटा लोगे, तो वस्तु जो होगी पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। ये इसका प्रत्यास्थ गुण है। तो इनमें ऐसा होता है। देन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अभी तक हमने जितने भी देखे थे, आणविक ठोस, आयनिक ठोस और सहसंयोजी ठोस। आयनिक ठोस में बस गलित अवस्था में थी, मतलब पिघली हुई अवस्था में ही। बाकी तीनों में यदि वो ठोस रूप में है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन ये विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। चलिए, तो ठोसों को हमने देखा। अब ये आखिर इलेक्ट्रॉन समुद्र क्या था, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन समुद्र है क्या। यदि मैं एक डायग्राम दिखाऊं आपको, ये डायग्राम देखिए। ये एक धातु का डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ अंदर से, कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे परमाणु जो धातु के अंदर मौजूद रहते हैं, ठीक है। इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी भी कोष के, ठीक है, किसी भी कोष के 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इन्हें आप संयोजकता इलेक्ट्रॉन कह लो, ये क्या होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से ये अपने परमाणु में से बाहर आसानी से निकल सकते हैं कम ऊर्जा में भी। तो ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना, ये परमाणु के बाहर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वो इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी धातु के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, हर परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करता है उनकी संयोजकता कितनी है या उसके बातों को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इस धातु के अंदर घूमते रहते हैं। ये धातु के अंदर घूम घूम के एक प्रकार से अपना ही एक समुद्र बनाते हैं, जिसे अपन इलेक्ट्रॉन समुद्र कहते हैं। अब यदि मैं इस धातु की बात करूं तो धातु में दो भाग है। पहला भाग क्या है, पहला भाग इलेक्ट्रॉन समुद्र का है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो मुक्त घूम रहे हैं ना, उनका है। अब ये इलेक्ट्रॉन अब खुद के परमाणु के मध्य जो बल होता है वो काफी कमजोर होता है, इस कारण वो अपना अंतिम कक्षा छोड़ देते हैं और इसमें घूमते रहते हैं। हाँ, चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु के पास जाके वहां से अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो परमाणु बचे उनसे अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, जैसे ये है पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है तो ये है नेगेटिव, तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है। बाकी सब में भी ऐसे ही होगा। तो इसमें धातु के मुख्य रूप से दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग क्या होता है, पहला कर्नेल होता है। ये देखिए, धातु आयनों का कर्नेल। धातु आयनों के कर्नेल में आपका नाभिक, आपका नाभिक और क्या आ जाएगा, कोष आ जाएंगे, आंतरिक कोष, ये सब उसमें आ जाएंगे। और दूसरा भाग होगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और क्या बोलते हैं, कर्नेल। और जब ये इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के दूसरे वाले के पास जाएगा तो इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो मजबूत हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। हालांकि यहाँ से मुक्त होकर आसानी से दूसरे पे भी जा सकते हैं, जब दूसरे के पास जाएगा तो उनके पास भी ऐसे ही होगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस प्रकार पूरे परमाणु के आसपास गति करते रहते हैं, तो अपन इसे गतिशील इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से कहलाता है क्या बोलते हैं, गैस मॉडल भी हम कहते हैं। गैस मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं की तरह इसमें घूमने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, और चूंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं जिस कारण से इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये था क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल, जिसे अपन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी इसमें होता क्या है, कि इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके परमाणु के बाहर कक्ष में होते हैं, वे इसमें अपने परमाणु से बाहर निकल जाते हैं और इसमें चारों तरफ घूमते रहते हैं, और ये किसी परमाणु के पास भी जाके जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिव से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बना लेती है, यह एक प्रबल बंध बना लेती है, ठीक है। तो यही होता है क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड, ये कह सकते हैं अपन धात्विक बंध कह सकते हैं जिसे अपन, मतलब इन बंध को अगर नाम देंगे कैसा बंध होता है तो इसे अपन इसे धात्विक बंध कहेंगे, ओके। तो ये था धात्विक ठोस। तो हमने चारों ठोस को पढ़ा। अब इनका कंपेयर करते हैं एक ही पेज में, इन पूरे को कंपेयर करते हैं किस प्रकार से होते हैं, ओके। तो चलिए एक ही टेबल में आ गए हम। तो पहला जो 3 लाइन है वो आणविक ठोस का ही है।
तो इसमें अणु या परमाणु होते हैं, चलो क्लियर है। वांडरवाल दुर्बल बंध होता है। ध्रुवीय में मैंने देखा था कि इसमें भी एक दुर्बल बंध होता है जिसे अपन लंदन बल कहते हैं, लिखना भूल गया आई थिंक, तो वो। और हाइड्रोजन बंधित में क्या, हाइड्रोजन बंध, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा लंदन बल। ओके, लंदन बल, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या, हाइड्रोजन बंध, ये होता है बंध। ये भी नर्म होते हैं, ये भी नर्म होते हैं। हाइड्रोजन बंध वाले थोड़े कठोर होते हैं लेकिन मोस्टली मुलायम ही रहते हैं वो, जिसे अपन मुलायम ठोस कह सकते हैं। तो इनका गलना कम होता है, कम होता है, कम होता है। ये कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं और कुचालक होते हैं। आणविक ठोस का सिंपल कॉन्सेप्ट है। इनके एग्जाम्पल हमने वहां भी देख लिए थे, HCl, अमोनिया, SO2, ठोस वाले, लेकिन ना इसमें ठोस लगा लेंगे। अध्रुवी वाले में कौन से, आर्गन, CCl4, H2, I2, जितनी भी अक्रिय गैस है सब इसमें आ जाएगी। फिर हाइड्रोजन बंधित वाले में क्या, H2O, आइस, बर्फ, ये। अब बात करते हैं अपन इसमें आयनिक ठोसों की। अब आयनिक ठोस, देखिए एक चीज आपको बताऊं मैं। अच्छा चलिए एक्सप्लेन करते हैं, पहले आयनिक ठोस को उसके बाद आते हैं। आयनिक ठोस में हमने पढ़ा था कि अभिविकर्ण कैसे होते हैं, आयन होते हैं। बल कैसा है, इसलिए तो बोलो एक प्रबल बल होता है। तो ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, उच्च होते हैं, कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में केवल, जैसे NaCl। सहसंयोजी ठोस कैसे होते हैं, तो इनमें परमाणु होते हैं, ठीक है, अधातुओं के परमाणु। सहसंयोजी बंध बनाते हैं, बंध में सहसंयोजी बंध। कठोर होते हैं, हीरा जैसे। अब बात छोड़ देंगे ग्रेफाइट को छोड़ के। गलनांक काफी ज्यादा उच्च होता है क्योंकि कठोर होते हैं ना। कुचालक होते हैं, जैसे हीरा। और धात्विक ठोस की बात कर लेते हैं अपन, तो इसमें विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं। ये इसके अभिविकर्ण है, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कह सकते हैं, या फिर इसे अपन कहेंगे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे बार बार विस्थानीकृत होते रहते हैं अपने स्थान से। इनके बंध में धात्विक बंध होता है। ये कठोर, आघातवर्धनी और तन्य तीनों होते हैं, बाकी इसमें किसी में देखने नहीं मिलेगा आपको। इनका जो गलनांक होता है साधारण होता है लेकिन उच्च होता है काफी ज्यादा, क्योंकि ठोस होते हैं ना। या उच्च ही कह लो चाहो तो इसे आप, उच्च साधारण रहने दो, ओके। ये सुचालक होते हैं, इनकी चालकता सुचालक जैसी होती है। FeCu, Zn, एल्यूमिनियम, ये इनके पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा एक इनमें डिफरेंस करके दिखाता हूँ आपको, ओके। तो डिफरेंस देखिए, पहला वाले जो आणविक ठोस है इसमें अणु या परमाणु है। दूसरे वाले में आयन इसके अवयवीकरण है। तीसरे में परमाणु है और चौथे वाले में इलेक्ट्रॉन है। सबके अवयवीकरण अलग प्रकार से, ओके। देन नाउ सेकंड पॉइंट, आकर्षण बल। इनका वांडर वाला आकर्षण बल होता है, इनमें लंदन बल होता है और हाइड्रोजन बल होता है, ठीक है। ये तीनों तीनों कमजोर है। फिर इससे विद्युत बल थोड़ा प्रबल होता है। सहसंयोजी बंध भी प्रबल होता है और धात्विक बंध भी प्रबल होता है। चूंकि ये तीन प्रबल वाले हैं, ये तीन प्रबल वाले हैं, तो ये सब के सब कठोर में आ जाएंगे। ये देखिए ये पॉइंट गया कठोर वाले, इसलिए आणविक ठोस को छोड़कर, आणविक ठोस में कठोर थोड़े ही होते, उतने ज्यादा कठोर नहीं होते ना। तो ये पॉइंट देखिए, बस इतना ही, ओके। तो ये पॉइंट जो आयनिक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है और धात्विक ठोस है, ये सब के सब कठोर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये फिर गलनांक वाली बात करेंगे, चूंकि ये कठोर है तो गलनांक भी इनके काफी ज्यादा होंगे, तो गलनांक भी सबके उच्च में आ जाएंगे, ऊपर वाले को छोड़ के। अब जब सुचालक की अपन बात करते हैं, तो हमको पता है वायर के रूप में जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो भी फ्लो होती है जिस वायर में, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका यूज करते हैं। दैट मीन्स धातु का यूज करते हैं, वो ठोस रूप में होते हैं। तो यही विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम आते हैं आपके किसके एग्जाम्पल में, धात्विक ठोस के एग्जाम्पल में। तो यही आपके सुचालक होंगे, बाकी सब के सब कुचालक होंगे, लेकिन कुछ कंडीशन छोड़ के, जैसे आयनिक ठोस में पिघली अवस्था छोड़ के, सहसंयोजी ठोस में ग्रेफाइट को छोड़ के, ओके। बाकी इसके एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिए। तो ये था पूरा आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस किस टाइप के होते हैं, उनसे संबंधित पूरे पॉइंट यहाँ क्लियर हो गए। देन लास्ट में हमने कंपेयर भी कर लिया, ठीक है। तो देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन है, छोटे छोटे सिंपल, वो भी हो जाएंगे, ठीक है। देन नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ठोस कठोर क्यों होते हैं? सिंपल सी बात है, ठोस के जो अणु होते हैं या आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पास पास बंधे होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान कम होता है, और जो बंध होता है वो प्रबल होता है, जिस कारण से कठोर होते हैं। देन ये इसका आंसर है, जिसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एक सेकेंड ना, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोसों का आयतन इसलिए निश्चित होता है क्योंकि इसके जो अवयवी कण होते हैं वो स्वतंत्र करने या घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। गैस का क्या होता है, द्रव का क्या होता है, गैस वाला तो बिल्कुल, कि उसके जो अवयवी कण होते हैं कहीं भी घूमने के स्वतंत्र होते हैं, इसलिए किसी भी रूम में छोड़ दो वहीं फैल जाएंगे पूरे वो, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं कहीं भी फैलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। इस कारण इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव का भी जो अवयवी कण होते हैं वो फैलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसको जिस पात्र में रखोगे वो उस पात्र की आकृति जैसा बना लेंगे अपने पूरे स्ट्रक्चर को। तो उसके भी जो कण होते हैं वो फैलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इनके जो कण होते हैं वो फैलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनका जो आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। तो ठोसों में अभी भी कणों की आकृति निश्चित होती है तथा कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, अतः कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इन पर दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता अतः इनका आयतन निश्चित होता है। दाब का प्रभाव, क्योंकि गैस पे दाब का प्रभाव पड़ता है, गैस को हम दाब लगा के छोटे छोटे बॉटल में पैक कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित को अकिष्टलित ठोस में वर्गीकृत कीजिए। अच्छा ठीक है, किष्टलीय अकिष्टलित ठोस में बांटना है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, पॉलीयूरेथीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेफ्लॉन, पॉलीविनाइल। देखो पॉली वाले जो वर्ड है ना, पॉली 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 वाले जितने भी दिख रहे हैं ना सबके सब अकिष्टली में आते हैं, क्योंकि पॉलीमर बहुलक उसी में आते हैं, प्लास्टिक वगैरह सब उसी से बने होते हैं। और कांच, तांबा तो धातु है, देन वो ठोस में आ जाता है किस्टली में। तो इस प्रकार से बांटा हुआ है किस्टली में, पॉलीयूरेथीन, टेफ्लॉन, सेलोफोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेसा, कांच इत्यादि। किस्टली ठोस में नेफ्थलीन आता है, जिसका नाम अभी आपने नहीं सुना, लेकिन अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब आप इसके बारे में समझेंगे। बेंजोइक अम्ल भी आगे समझेंगे आप इसके बारे में, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, तांबा तो आप जानते ही, वही कॉपर हमारा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। देन फोर्थ क्वेश्चन, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। हमने ये बताया था जब हमने देखा था कि अकिष्टलीय ठोस को छद्म ठोस क्यों कहते हैं, तो हमें पता है कि कांच में बहने का गुण होता है, जिस कारण से इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है, ठीक है। तो ये उसका पॉइंट है, इसलिए मैं वहां मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पार्ट में अच्छे से इसको, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के अपूर्णांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेषित होता है। ये क्या कह रहा है कि एक ठोस के अपूर्णांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेषित होता है, मतलब अपूर्णांक सभी दिशाओं में एक जैसा होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, मतलब ये कैसा ठोस है हमको बताना है। क्या है, विचलन गुण प्रदर्शित करेगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं। एक ठोस के अपूर्णांक का सभी दिशाओं में मान समान होता है, मैंने जब बताया था दैसिकता, दैसिकता वाले पॉइंट को जब एक्सप्लेन किया था पार्ट फर्स्ट में, तो मैंने बता दिया था कि जो क्रिस्टलीय होते हैं वो विषम दैसिक होते हैं, मतलब उनका जो भौतिक गुण होता है जैसे अपूर्णांक, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, तो वो विषम दैसिक होते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टल होते हैं जैसे कांच, उनका सभी दिशाओं में एक समान होता है। तो चूंकि ये बोल रहा है कि ठोस के अपूर्णांक सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होते हैं, प्रेक्षित होता है मतलब समान मान रखते हैं, इसका मतलब ये कैसे ठोस की बात कर रहा है, इस ठोस की प्रकृति क्या होगी, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस होगा। क्लियर। देन क्या यह विदलन गुण दर्शाएगा, तो नहीं। जो अकिष्ट ठोस होते हैं, विदलन गुण कहने का मतलब क्या होता है, यदि आप किसी ठोस पदार्थ को तेज हथियार से काटते हो तो काटने पे चिकनी सतह या सपाट सतह मिलती है, तो इनमें ऐसा नहीं होता, अकिष्ट ठोसों में ऐसा नहीं होता, मतलब ये विदलन गुण नहीं दर्शाएंगे। विदलन गुण को डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट पार्ट में समझा दिया है, आपने नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, ओके। तो यही उसके पॉइंट है कि ठोस के अपूर्णांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित हो रहा है, अतः यह समदैशिकता तथा अकिष्टलीय ठोस है। यदि इसे चाकू से काटा जाए तो साफ कटान प्राप्त नहीं होता, बल्कि अनियमित सतहों वाले टुकड़ों में कट जाता है, अनियमित मतलब उबड़ खाबड़ जैसे, अतः यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। ओ पूरे एक साथ आ गया क्वेश्चन, चलो कोई नहीं। निम्न में किस्टलेट, अच्छा देखिए किस्टलेट ठोस अकिष्ट ठोस मैंने कई सारे एग्जांपल पहले भी दिए, अभी भी कुछ बताया क्वेश्चन, देन आप छठवां क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन भी अच्छा वही है, अब आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस जो हमने अभी देखा ना, तो उनके एग्जांपल दिए आपको छांटना है, जैसे शुष्क बर्फ, ठीक है। आणविक वाले एग्जांपल थे, सोडियम सल्फाइड, ये आयनिक में हमने देखा था, यूरिया, कॉपर, बर्फ हमने देखा था ना, वही सहसंयोजी ठोस वाला। तो ये सब आप खुद से ट्राई कीजिएगा इनको करने की, तो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए
ऐसे खुद से ट्राई कीजिए कि आप कैसे कैसे बंध छाट सकते हैं अपने से। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये भी छाटने वाला ही है। ओ, अब इसको क्या बताया जाए फिर। चलिए, इधर ठोस है, इधर समवर्ग कैटेगरी। कौन सा बंध पाया जाता है, हमको बंध बताना है। मतलब क्वेश्चन बोला ना कि उपस्थित अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पे तो बल बतानी। चलिए ठीक है। पोटेशियम सल्फेट आयनिक ठोस होता है, ठीक है। टिन धात्विक ठोस होता है, मतलब धात्विक बंध इसमें पाया जाएगा। बेंजीन अध्रुवीय आणविक ठोस है। यूरिया हाइड्रोजन, यूरिया में हाइड्रोजन होता है ना। यूरिया का फॉर्मूला पता है आपको? चलिए, जिनको यूरिया का फॉर्मूला पता है ना, यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही लिखते हैं। यूरिया का फॉर्मूला चेक करेंगे। ओके, अभी पढ़ा देते हैं, बाद में चेक कर लेंगे हम। अमोनिया, अमोनिया वही हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। अमोनिया का फॉर्मूला सबको पता होगा। जल हाइड्रोजन अबंधी आणविक ठोस, ये भी इसमें आता है। जिंक सल्फाइड, वही इसके एग्जांपल में हमने देखा था, आयनिक सल्फाइड में, आयनिक ठोस में। और ग्रेफाइट हमने देखा एग्जांपल, सहसयोजी ठोस का एग्जांपल था। रुबिडियम धातु है तो धात्विक ठोस में आएगा। आर्गन अक्रिय गैस है तो अक्रिय गैस हमने देखा था ना, अध्रुवीय आणविक ठोस। सिलिकॉन कार्बाइड सहसयोजी ठोस है, ये भी हमने एग्जांपल देख लिया सहसयोजी ठोस में। देन ये हो गए पूरे पॉइंट। चलिए उसके देन 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि ठोस ए अत्यधिक कठोर है या ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है। मतलब ए, कोई ठोस, एक ऐसा ठोस लिया गया है ए, जो ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत धारा का प्रारंभ होने नहीं देता और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? देखो, तो पहले वाले हमको पता है कि जो पहला वाला आणविक ठोस हमने पढ़ा था, वो तीनों के तीनों नर्म और मुलायम थे। तो ये तो उसमें नहीं आ सकता क्योंकि उनके सब गलनांक क्या थे? कम थे। तो ये उसका आंसर नहीं हो सकता, आणविक ठोस। दूसरा, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में मैंने पढ़ा था कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या पिघली अवस्था में या द्रव अवस्था में विद्युत धारा को बहने देते हैं आयनिक ठोस। तो ये तो गलित में बहने नहीं दे रहा, मतलब वो भी नहीं हो सकता। अब हमें पता है धात्विक ठोस तो विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं। बचा क्या? सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस का हीरा, जैसे एग्जांपल हीरा हुआ, काफी कठोर होता है, मतलब गलनांक काफी ज्यादा होगा, और जिसे ठोस अवस्था में या गलित अवस्था में दोनों में विद्युत धारा को बहने नहीं देता, तो हम कह सकते हैं सहसंयोजी ठोस। तो सहसंयोजी ठोस जैसे हीरा, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड, ये। देन नेक्स्ट, मे बी आई थिंक ये लास्ट 4 क्वेश्चन बस है, देन ये वीडियो क्लोज हो जाएगा उसके बाद। तो आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। पूरा पॉइंट एक साथ आ गया। चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। अच्छा, ये पॉइंट मैंने बोला जब आयनिक ठोस पढ़ा रहा था मैं, क्यों होता है मैं समझाऊंगा बाद में। रीजन ये है कि जब वो पिघल जाते हैं तो उसके जो क्या बोलते हैं, अणु होते हैं या आयन, आयन जिसे अपन कहेंगे, आयन जो होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तब वो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि ठोस अवस्था में वो विद्युत धारा को बहने नहीं देते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। देन 12वां क्वेश्चन, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धनी और तन्यता, लास्ट वाला धात्विक ठोस पढ़ा था ना। अक्रिय अकिष्लीय पद, अकिष्लीय क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ये अव्यवस्थित रूप से वितरित होते हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और बेतरतीब मतलब वही उबड़ खाबड़ तरीके से, किसी भी तरीके से व्यवस्थित हो जाती है। बेतरतीब मतलब उबड़ खाबड़ नहीं, किसी भी तरीके से, मतलब कोई नियमित एक व्यवस्था नहीं होती इनकी। एग्जाम्पल प्लास्टिक, कांच, रबड़ आदि। लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस में किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है? देखिए, क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है और कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। दोनों डिफरेंट है, लेकिन हाँ हमने बताया है लास्ट जो क्या बोलते हैं, लास्ट वीडियो जो था फर्स्ट पार्ट इसमें, उसमें हमने बता दिया है कि क्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय बदला जा सकता है और अक्रिस्टलीय को क्रिस्टलीय बदला जा सकता है। किस प्रकार से? इसको मतलब पिघलाने के बाद तेजी से ठंडा करेंगे तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में और अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय में, ठीक है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं यही कहूंगा कि आप देख लीजिएगा, तो और अच्छे से ये ठोस के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो हमने अब देखिए ठोसों के वर्गीकरण को, अकिष्लीय ठोस देखा, किष्लीय ठोस देखा, और आज हमने इस वीडियो में किष्लीय ठोसों के प्रकार देख लिए। देन नेक्स्ट जो वीडियो होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
ठीक है, क्योंकि उसमें हम पूरा क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल किस किस टाइप से होता है। हमने तो क्रिस्टल क्रिस्टलीय ठोस देखा, क्रिस्टल किस टाइप से होता है, उसके इकाई सेल क्या होता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी ये क्या होते हैं, उनकी संरचनाओं को देखेंगे, आकृति को देखेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग दिखेगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसको इतना ही। जिसको डाउट होगा वो इवनिंग के क्लास में ज्वाइन हो जाएगा और अपने क्वेश्चन पूछ लेगा। जो भी डाउट हो क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।